नमस्कार, स्वागत है आपका। और ग्लोबल बाजारों में चीनी के भाव 12 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। यूएस में अगर कीमतें देखें तो 27 साढ़े 27 सेंट्स पर पाउंड के आसपास निकल चुकी हैं। इस तेजी के कारण बाजार मानता है कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी है, और तीसरी चीज ये कि थाईलैंड की फसल इस बार कमजोर नजर आती है, इन सब का फायदा हमने चीनी के भावों में आता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों में फेस्टिवल सीजन से पहले जो कुछ सरकार की यहां पर कोशिशें हैं, कितना उसका असर पड़ेगा, और ये साल ओवरऑल चीनी के हिसाब से अब कैसा बंद होता हुआ नजर आएगा, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं एग्री मंडी लाइव रिसर्च के को-फाउंडर एंड डेप्यूटी सीईओ हेमंत शाह। साथ ही साथ जुड़ेंगे श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अतुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने भाव बढ़ते हुए देखे हैं, और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से 35-40% की तेजी हम दर्ज कर चुके हैं, वो परहैप्स 14 सालों में सबसे ज्यादा तेजी चीनी के भावों में इस साल में देखने को मिली है। ओवरऑल इस साल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तह पर कैसे देखेंगे? ब्राजील का सवाल है। ब्राजील की इस बार क्रॉप तो बहुत जबरदस्त है। ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 625 मिलियन टन के आसपास की क्रॉप की बातें हो रही हैं जी। बट उसके साथ साथ आपने खुद ही बोला कि थाईलैंड की क्रॉप भी थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। वहां 7.5 मिलियन टन की क्रॉप बताते हैं, 10.5 मिलियन, तो मतलब 3-4 मिलियन वहां पे घटा है। और हिंदुस्तान भी मैं समझता हूँ लास्ट ईयर या ईयर बिफोर लास्ट से तो डेफिनेटली इस साल कम होगी, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका में रेन्स हैव नॉट बीन एडिक्वेट। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है कि सारा दारोमदार आज की तारीख में ब्राजील के ऊपर हो गया है। और ब्राजील में आपको भी आइडिया होगा कि इस बार सोया की भी क्रॉप बहुत जबरदस्त हुई। और ये सारी जो कमोडिटीज हैं, दे वाई फॉर द सेम लॉजिस्टिकल स्पेस एंड शिपिंग स्पेस। और इसके साथ साथ अभी क्या हो गया है कि ब्राजील के अंदर बरसात पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो लास्ट मंथ में समझ लीजिए 3.5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ था ब्राजील का, इस महीने अक्टूबर मंथ में तो ऐसा दिखता है कि शायद 2 मिलियन भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो बड़ी क्रॉप होने के बावजूद भी वहां से निकासी उस कदर नहीं हो रही है जितनी एक्सपेक्टेड थी। और अब तो एक ये शक भी पैदा हो रहा है कि जितनी बड़ी क्रॉप है वो पूरी क्रश हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें मिलके इंटरनेशनल बाजारों को तो डेफिनेटली मजबूत किया है। बट इंडिया तो एक आइलैंड है, इंडिया में इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ऑलराइट, हम इंडिया पे ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन जानना ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, या फिर जैसे वापस इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने रिआइटरेट किया अतुल जी की 2.1 मिलियन टन का डेफिसिट के साथ हम इस बार यहाँ पर काम करेंगे। अब आप कहेंगे ये साल बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमने उठापटक आते हुए देखी है, लेकिन एक बेहतर परफॉर्मर के तरीके से यहाँ पर चीनी दिखी है। नहीं, वो तो डेफिनेट है, पर एक चीज जो इंटरनेशनल मार्केट को और मजबूत कर रही है, इस साल जो अभी मतलब शुगर सीजन खत्म हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 6.4 मिलियन टन हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हुई है। और उसके पिछले साल का अगर देखें तो तकरीबन 11 मिलियन टन के आसपास हुई थी। तो 2 सालों में मिला के 16-16.5 मिलियन टन हिंदुस्तान से शुगर एक्सपोर्ट हुई है, यानी 17.5 मिलियन टन। तो ये जो शुगर अब हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होती दिख रही है, तो ये सब चीजें शुगर सेक्टर को इंटरनेशनली तो मजबूत कर रही हैं। उसका थोड़ा बहुत स्पिल ओवर इफेक्ट तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली हिंदुस्तान में भी आएगा ही, और आ रहा भी है। और शुगर सेक्टर वापस लाइमलाइट में आ गया है। और ये कब तक लाइमलाइट में रहेगा, आपको ऐसा लगता है अतुल जी? मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, अगला साल भी कोई बहुत अच्छा हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये बरसात पानी इतनी जो होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में भी नेक्स्ट ईयर कुड ऑल्सो बी अ लिटिल बिट टाइट। और ब्राजील कितना भी अच्छा हो, पर थाईलैंड वगैरह में सब जगह एल नीनो का भी इम्पैक्ट देखिए आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो वो सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ शुगर की अवेलेबिलिटी डेफिनेटली टाइट रहेगी। और ये अपने हिंदुस्तान का जो स्टॉक लेवल्स थे पहले, जो कंफर्ट हुआ करता था 12-15 मिलियन टन का अपने पास स्टॉक कैरी आउट होता था, अब वो फिगर भी बहुत मैनेजेबल हो गई है। मतलब समझ लीजिए 5-5.5 मिलियन टन के आसपास, विच अगर थोड़ा सा भी सीजन लेट हो गया, जैसे इस साल का दिखता है अधिक मास का पीरियड, तो उसका इफेक्ट देखिए दिखाई दे रहा है कि आज शुगर
ऑलमोस्ट इन गवर्नमेंट के सारे एक्शन होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास तो आई गई है। जी हाँ, और उसकी चिंता सरकार को यहाँ पर है ही। और सिटी से हमारी बातचीत हो भी रही थी चैनल पर। उनका मानना था कि दो ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं जिसमें चिंता नजर आ सकती है, एक तो चीनी और दूसरा चावल, जो अगले साल भी आपको यहाँ पर ऑन द हायर प्राइसेस कारोबार करता हुआ दिखेगा। हेमंत, आपके पास आना चाहेंगे, इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे। एक और ट्रांच हमने यहाँ पर आते हुए देखी है 15 लाख टन की 15 नवंबर तक। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, जैसे हमने लास्ट टाइम जो बात किया था, तो गवर्नमेंट का जो ट्रेंच में कोटा जो देना शुरू किया है, तो गवर्नमेंट का क्लियर इंडिकेशन है या हमें क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे चीनी के दामों में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और काफी हद तक गवर्नमेंट उसमें सक्सीड भी हो रही है। जैसे अगर अक्टूबर की अगर बात करेंगे तो पहले ट्रांच में 13 लाख का दिया, सेकेंड ट्रांच में 15 लाख का दिया, उसके बाद में और 1 लाख का एक्स्ट्रा दिया। तो वो हिसाब से परसों दिन जो नवंबर कोटे की अगर बात करेंगे और 15 लाख मेट्रिक टन का जो कोटा जारी किया है और उसकी वैलिडिटी जो है वो 15 नवंबर की है, तो क्लियरली यहाँ पे अभी 12 तारीख को दिवाली भी आ रही है। तो चारों ओर अगर इंडिया में देखेंगे तो चारों ओर दिवाली की अभी डिमांड अच्छी है और वही डिमांड को मैच करने के लिए ये कोटा दिया गया है। हेमंत, आप कहेंगे कोटा पर्याप्त है? बिल्कुल, ये कोटा बिल्कुल पर्याप्त है। अगर हम अक्टूबर में अगर रेट देखेंगे तो 3600 के अराउंड कोल्हापुर S30 के प्राइस थे जो मैंने बताया था, और आज की तारीख में भी 3650 ही है। गवर्नमेंट का क्लियर है कि ये रेंज में बिल्कुल छोटे से दायरे में ये कीमतों को जो है वो ट्रेड करवाना है। और बिल्कुल ही अगर प्राइस देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में तो बिल्कुल ही प्राइस स्टेबल है। ठीक है, 25-50 रुपया आगे पीछे जो कोई भी कमोडिटी की वो मूवमेंट है उतना ही मूवमेंट हो रहा है, इसमें ज्यादा दाम बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि आने वाले अभी 1 तारीख से क्रशिंग भी शुरू हो रहा है और मेरे ख्याल से 5 या 7 नवंबर के बाद में सप्लाई भी चालू हो जाएगा। तो उसके बाद में तो फिर हमें ये लगता है कि प्राइस जो है वो थोड़ा करेक्ट होंगे। लेकिन कल जो कोटा दिया है उसके बाद में अगर डोमेस्टिक मार्केट देखेंगे तो 15 से 20 रुपया मार्केट तेज हुआ है। वो तेज इसलिए हुआ है कि आज सुबह एक न्यूज आई है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक 46 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स का लाइसेंस रद्द किया है। लेकिन अगर उसमें अगर डीपली देखेंगे तो जिसमें 29 या 30 मिल तो ऑलरेडी बंद थी, तो जिसका इफेक्ट 15 या 16 मिल्स के ऊपर ही आना है। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरवेट कर रही है और होपफुली ये जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो प्रोडक्शन के चलते भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रही है। चलिए, ये तो अच्छी बात है सुनने के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं यहाँ पर नहीं है। 5-7 नवंबर से नई चीनी भी बाजार में आनी शुरू हो जाएगी और हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर इनफ रहेगी। एक फाइनल सवाल अतुल जी, वो प्राइसेस को लेकर है और जैसे हेमंत भी कह रहे हैं कि यहाँ से करेक्शन ही होती हुई नजर आएगी। तो भारतीय बाजारों में जो 4-5% चीनी बढ़ी है इस साल में वर्सेस 35-40% जो हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में आता हुआ देखा है, कैसे देखते हैं फिर आप प्राइसेस बंद होता हुआ इस साल के लिए, इस सीजन के लिए रादर? मेरा तो मानना है कि इस बार जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया के जी, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। दुनिया में शुगर 65 से 70 रुपए किलो बिक गई है और हिंदुस्तान में 40 रुपए के अंदर अंदर बिक रही है। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो न्यू नॉर्मल है ना, वो 31-32 वाला नहीं रह गया, अब न्यू नॉर्मल हो गया 38 से 40 रुपए। तो एज ए कंज्यूमर हम लोगों को ये मुद्दे को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ चीनी में कतई कोई तेजी नहीं आई। अगर आपने एडिबल ऑयल आपने ट्रैक करती हैं तो एडिबल ऑयल में जो तेजी आई थी उसके सामने तो चीनी की तेजी तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि कुछ तेजी आई नहीं है। जी हाँ, लेकिन त्योहारों का समय है और डेफिनेटली ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कंज्यूम काफी ज्यादा होने वाली है। और इवन आज हम आधे लोग डाइट पे हैं और कुछ डायबिटीज की वजह से नहीं खाते हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं कि एनुअल कंजम्पशन यहाँ पर लगातार बनते रहता है। बहुत शुक्रिया अतुल जी साथ जुड़ने के लिए। हेमंत, आपका भी। आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और हमारे साथ हम यहाँ पर केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और chartandtrade.com के विकास बगारिया जुड़े हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। अजय, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बात एग्रीकल्चर कमोडिटी की हो रही है और चीनी पर तो हमने चर्चा करी ही है, बाकी एग्री स्पेस में कैसा ध्यान है, स्पेशली अगर यहाँ पर मसालों की बात करें और उसमें भी अगर हम जीरे को नैरो डाउन करें, क्या व्यू है?
वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर पूरे स्पाइस पैक की अगर बात करें तो काफी उथल पुथल हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। खास करके आज जीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जीरे में आज 50,000 का लेवल भी नीचे तोड़ते हुए देखा। 48,000 का एग्जैक्ट लो लगाकर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है। हमें लगता है कि टाइमिंग, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो डिमांड को लेकर, क्योंकि प्राइजेस में जो वॉलिटिलिटी पिछले 1.5-2 महीने में बनी है जिसकी वजह से कोई भी लेवाल इतनी एक्टिविटी नहीं थी। सेकेंडली सोइंग की रिपोर्ट्स लेकर, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि भाव में जिस ढंग से तेजी आई हुई है ये सीजन में, तो कहीं ना कहीं सोइंग की एक्टिविटी बढ़ेगी, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा, जिसके चलते भी ये गिरावट थी। बट मेरा मानना है कि आगे जाकर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज पाइपलाइंस अभी भी हमने देखा पूरी तरह से ऊंचे भाव की वजह से फुलफिल नहीं हुई थी। जब जब भाव में ऐसी गिरावट आती है एक वैल्यू बाइंग बनती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर लंबे नजरिए से देखें तो आई थिंक 48,500 49,000 इज गुड टू बाय। हाँ, नई तेजी हम दिवाली के बाद ही देखेंगे, क्योंकि सोइंग के आंकड़े जैसे से आएंगे ये प्राइजेस को सपोर्ट कर जाएंगे, क्योंकि सोइंग तो बढ़ेगी बट अभी भी चिंता वेदर को लेकर। तो लॉन्ग टर्म अगर हम जनवरी तक की बात करें तो डेफिनेटली प्राइजेस वापस हम 65,000 68,000 वाली रेंज देखेंगे, बट करंट लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वहीं हल्दी की भी आप बात करें तो आज भी हल्दी में हम गिरावट देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर, लेकिन कुल मिलाकर इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि 12,800 से 13,000 का एक बेस बना हुआ है। क्रॉप साइज में कोई मेजर चेंजेस नहीं, ऑलरेडी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। सामने फेस्टिव सीजन को देखते हुए मुझे लगता है कि 12,900 13,000 का लेवल अच्छे हैं लेने के लिए। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि 13,600 तक का लेवल हमें अगले हफ्ते तक मिल जाना चाहिए। एंड लास्ट अगर हम धनिये की बात करें तो धनिये में कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से प्राइजेस में एक ठहराव जरूर आया हुआ है, बट 6,850 6,900 के लेवल से बार बार सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। और इस बार स्विंग में कमजोरी की वजह से धनिये को एक सपोर्ट मिलेगा। एक हर्डल जरूर है 7,200 का लेवल, बट कुल मिलाकर यहाँ से मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए स्पाइसेस के अंदर। ओके, तो खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आएगी, लेकिन जीरे पर थोड़ा सा और फोकस करेंगे क्योंकि 4 महीने के लोज पर कारोबार है और लोअर सर्किट्स यहाँ पर लगते हुए नजर आए भी हैं। नवंबर दिसंबर के वायदे को अगर देखें तो 50,000 के नीचे हमने इनको फिसलते हुए देखा भी है। हमारे साथ अब मीट ट्रेडर्स के किशोर शाह भी मौजूद हैं। किशोर जी नमस्कार। हम जैसे अजय जी से बात कर रहे थे कि फंडामेंटल्स तो सपोर्टिव हैं ही, लेकिन ऑफकोर्स मुनाफा वसूली भी अच्छी खासी देखने को मिली है क्योंकि सडनली डिमांड यहाँ पर रुकती हुई नजर आई, एक्सपोर्ट्स भी रुके, बाजार को लगता है आगे जाके बुआई भी यहाँ पर बेहतर होगी। लेकिन जो इतनी बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली है उसे फंडामेंटली कैसे देखेंगे? यानी कि 1 2 3 4 दिन में तो ऐसा क्या बदल गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बदला तो कुछ नहीं, फंडामेंटल तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। लेकिन मेन क्या था सर मैडम कि जो जीरा जिस जगह पे खड़ा था 580 रुपए 4-5 महीने से, तो वहां से डिमांड कोशिश बहुत हो रही है डिमांड अच्छी बन, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड प्लस लोकल डिमांड, ये दोनों डिमांड बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी वजह से मैंने ये बाजार वहां से गिरा और 500 के अंदर ट्रेड हो गया। अभी भी डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड तो बहुत ही स्लो बनी हुई है और डोमेस्टिक डिमांड जो थोड़ी बहुत बनी हुई थी वो भी बाजार गिरावट की वजह से अभी वो भी रुक गई है। लेकिन अब भाव नीचे हो गए हैं, माल में कोई इतना कोई कभी इतनी अरावल बढ़ गई है, किसानों की बिकवाली ज्यादा बढ़ गई है, वैसा नहीं है कुछ भी। लेकिन अभी भी सौदा तो कमजोर का ही बना रहा है और ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में यदि कोई त्योहारी डिमांड है या मैरिज सीजन दिवाली के बाद बहुत बड़ी है तो उसकी डिमांड थोड़ी बहुत निकलेगी तो बाजार वहां कहीं कहीं रुकेगा वापस और वापस बाउंस बैक होगा एक बार। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आज का बाजार ऐसा एकदम टूटते टूटते नीचे गिर जाएगा, बाउंस बैक जरूर होगा, लेकिन कोई बड़ी डिमांड निकलेगी तो बाउंस बैक होगा, वरना बाजार थोड़ा थोड़ा घिसता जाएगा और अभी थोड़ा भी 15-20 रुपए की गिरावट बन सकती है इस भाव से। ओके, तो 61 के लेवल से हम 47 पे आए हैं। तो किशोर जी आपको क्या लगता है क्या 45-40 तक भी देखेंगे हम भाव गिरता हुआ? 450-60 का एक बार लेवल बन सकता है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं बनी तो फिर बन सकता है, क्योंकि अब जो भी है किसानी का पास माल पड़ा है या स्टॉकी जो भी माल पड़ा है उनको अभी निकलना है और जो भी तेजी थोड़ी बहुत बनी को दिवाली के बाद ही बनेगी कि दिवाली के बाद दिसंबर के आसपास में कैसी डिमांड निकलती है वहां जाके बाजार फिर थोड़ा बहुत सुधर सकता है, क्योंकि टाइम तो अभी 3-4 महीने बाकी है नए आने में। और लोगों का ध्यान ये भी है कि इस बार जीरे की वही हाइस्ट होगी, मसालों के अंदर सबसे ज्यादा जो स्विंग होनी है वो जीरे की होनी है दूसरी आइटम है, क्योंकि धनिया के भाव नीचे है तो गुजरात के अंदर धनिया कटेगा उसकी जीरा की स्विंग बढ़ेगी। राजस्थान के अंदर किसानों का जो होता है थोड़ा मोह होता है वो जीरे पे ज्यादा होता है, क्योंकि जीरा अमृतसर से बोते आया और जीरा का एरिया भी बहुत बड़ा है अभी, इसके सबसे वहां की बुआई भी वहां भी बढ़ेगी।
इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत सेंटीमेंट लोगों का थोड़ा खराब हुआ है। तो वो तो समझ में आ गई बात, लेकिन आपको क्या लगता है भाव कहां तक गिरेंगे? क्योंकि मई जून में भाव 44 के आसपास थे, आपको लगता है एक बार वहां जाएंगे, उसके नीचे भी जाने की हो उम्मीद सकता है 450-60 के भाव एक बार बनने चाहिए, ऐसा लगता है। ओके अजय, एक और चीज क्लियरली, जैसे किशोर जी ने भी कहा कि जिन्होंने माल पकड़ा हुआ था इतने समय से, क्योंकि अगर हम जून जुलाई अगस्त उठा के देखें तो इन तीनों महीनों में जिन्होंने खरीदारी करी उसको होल्ड भी किया, क्योंकि भाव बने रहे और भाव ऑल टाइम हाइज भी यहां पर गए हैं। ऑब्वियसली अगर किसी ने स्पेकुलेटिव मूव भी ली है, अगर किसी ने फ्यूचर्स में भी होल्ड करके रखा है, उनको भी समझ में आता है कि ये यहां पर मुनाफा कमाने का अच्छा समय है। अच्छी खासी गिरावट हम देख चुके हैं, लोअर सर्किट्स यहां पे लग रहे हैं। थोड़ा सा आज बाजार जरूर रुका है, लेकिन अभी भी अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो लॉन्ग पोजीशंस बाकी हैं। आपको लगता है वो निकलेंगी, अब यहां पर और मुनाफा वसूली आएगी? देखिए, ऑलमोस्ट मुझे लगता है आज का जो 48,000 का लो लगा है वो वहां पे मोस्टली पोजीशंस निकल चुकी है। एक चीज और है, पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास जो कॉल्स आ रहे हैं काफी फिजिकल ट्रेडर्स के, तो उनकी तकलीफ ये नहीं है कि प्राइस 58 से 50 आ गई। उनकी तकलीफ ये है, सर मेरे पास जो माल पड़ा हुआ है वो 40 के भाव का है, 400 के भाव का है। तो अब घबराहट क्यों हो रही है कि ऊंचे से गिरावट आना चालू हुआ है। बट मुझे लगता है पाइपलाइन एम्प्टी है, एक्सपोर्ट के लिए जो हमें माल चाहिए लगभग 8-9 लाख के आसपास का, अगर हम आज के डेट में स्टॉक भी लेके चलते तो 2.5 से 3 लाख के आसपास की अगर हम लोग खपत भी देखें, तो मुझे लगता है अगले 4-5 महीने की अगर बात करें, रमजान की डिमांड है, चाइनीज न्यू ईयर है, तो कहीं ना कहीं स्क्वीज ही क्रिएट होगा जो जनवरी में क्रिएट होगा। तो मुझे लगता है अभी जो पैनिक है, नो डाउट आज हमने ऑलमोस्ट 90% देख चुके हैं। जैसे किशोर भाई ने बोला कि 46-47 का जो जोन है वो ठीक है, बट 48 से नीचे जाने में 2000 पॉइंट मैक्सिमम एनसीडेक्स पे। बट यहां से लोअर लेवल पे जो बाइंग आई है, आज भी हमने देखा 48 से 50,600 तक का बाउंस कर गया था मार्केट। तो यहां से मुझे लगता है बाइंग एक्टिविटी ज्यादा बढ़नी चाहिए। ऑलराइट, खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहां पर जरूर है, लेकिन हमने बहुत बड़ी रेंज यहां पर जीरे में इस साल में बनते हुए देखी है। जीरे को हीरा कहा गया और क्या क्या कुछ नहीं, इसके ऊपर बातचीत हुई, लेकिन क्लियरली जिस तरह से मुनाफा वसूली भी आई है, पैसा काफी लोगों का यहां पर बना ही है ऑब्वियसली, और मुनाफा यहां पर घर ले जाते हुए लोग नजर भी आए हैं। किशोर जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जीरा के फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज की। यहाँ पर नॉन एग्रो की करते हैं, जहां पर बाजार को यूएस के जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़ों का इंतजार है, और यूएस मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कोर्स अगले हफ्ते है। विकास, इस तरह के बाजार में टॉपिक्स क्या हैं? ये टॉपिक्स में मेरा सिल्वर रहेगा, क्योंकि गोल्ड तो काफी अच्छा रनअप दिया है, बट सिल्वर अभी भी कैचअप करना ड्यू बाकी है। और सिल्वर अपने एक डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन के अपर रेजिस्टेंस पे बार बार अटक रहा है। तो इस बार अगर ये 72,800 के ऊपर सिल्वर सस्टेन करता है, तो मेरे को लगता है कि तेजी बरकरार होगी और 74,500 और 75,500 तक सिल्वर जाता नजर आएगा। साथ ही मेटल्स को आप कैसे देखते हैं विकास, क्योंकि यहाँ पर आज कुछ बहुत खरीदारी सस्टेन होती हुई दिखी? हाँ, मेटल में कंसोलिडेशन का दौर है मनीषा जी। कॉपर में जैसे मैं देख रहा हूँ कि कॉपर में एक रेंज बना हुआ है 690 से 710 के करीब का जोन बना हुआ है। तो कॉपर में थोड़ा लैकलस्टर डिमांड भी दिख रहा है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे कॉपर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है अपने डेली चार्ट्स पे। तो अगर 690 का जोन वायलेट नहीं होता इस बार, तो कॉपर यहाँ से वापस से बाउंस बैक में 708 और 711 तक जा सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के चार्ट्स पे थोड़ा सा बाइंग नजर आ रहा है, और यहां से लगता है कि एल्यूमिनियम 208 और 209 का घर तक को रिटेस्ट कर सकता है, और बॉटम में 200 के करीब का सपोर्ट रहेगा एल्यूमिनियम। और जिस तरह की मुनाफा वसूली इस हफ्ते एनर्जी में आते हुए नजर आई है, तो कच्चे तेल के कहां देखते हैं सपोर्ट लेवल्स? मनीषा जी देखिए, ये वापस से क्रूड ऑयल अपने वाइटल सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, जो कि 6,800 का जोन है। 6,800 6,830 का जो जोन है वो डेली चार्ट्स पे एक बॉटम का काम करेगा। एंड थोड़ा सा डिप अगर मिलता है 6,900 6,850 के करीब पे, तो वहां पे क्रूड ऑयल को बाई करना चाहिए। 6,800 के नीचे का स्टॉप लॉस देना चाहिए। हायर एंड पे 7,070 और 7,150 तक वापस बाउंस बैक पे जाता नजर आएगा। बट दायरा छोटा होते जा रहा है मनीषा जी क्रूड पे, तो 6,800 से 7,250 का दायरा भी कुछ दिन क्रूड इसी रेंज पे रहने वाला है। जाते जाते एक क्विक चेक आपसे भी अजय, अगर यहाँ पर मेटल्स में कुछ करना हो तो कहाँ होगी टॉपिक?
देखिए पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा चाइना से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सपोर्ट देते हुए जा रहे हैं, बट डिमांड कंसर्न अभी भी बनी हुई है। बट उस बीच में हमने देखा कॉपर में नवंबर वायदे में काफी अच्छी रिकवरी दिखी है, तो टेम्परेरी मुझे लगता है कि 703 के करीब लेके चलिए, 700 के स्टॉप लॉस से 710 तक का लेवल नवंबर वायदा दिखा सकता है। अगेन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि एक बाउंस कंटिन्यू रहेगा। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 202 201 की रेंज से घूमते हुए देखा। एल्यूमिनियम भी लेके चलना चाहिए, नवंबर वायदा जो 205-50 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये दो कमोडिटी पे मेटल के अंदर ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये दोनों ही मेटल्स आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस क्वार्टर में कंसोलिडेशन तो देखने को मिली है, यहाँ से तेजी भी बन सकती है। बहुत शुक्रिया अजय एंड विकास, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लेकर आएंगे तो लौटेंगे आवाज समाचार।